गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपके सिलेबस एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, देखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आगे एक टॉपिक दे रखा है पैनोप्ली ऑफ ओपेरॉन। इसमें बेसिकली जो मैं आपको आज बताऊंगी ओपेरॉन कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ ओपेरॉन वही बताना है, तो ये टॉपिक भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। और साथ में है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ये टॉपिक भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में कवर हो जाएगा। एटेन्यूएशन भी उसमें कवर हो जाएगा एंड एंटी डैमिनेशन भी उसी में कवर हो जाएगा। तो बेसिकली रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के ही ये सब टॉपिक्स है जो कि इसमें कवर हो जाएंगे। तो जब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, पहले हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स पे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्म में प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ नीदर अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विथ अ मेम्ब्रेन नॉर अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। सरल भाषा में बोले तो प्रोकैरियोट्स ऐसे सजीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड पाया जाता है और साथ में अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते। इसके उदाहरण हम जानते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। तो अभी आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और क्या क्या चीज़ें हैं हम पढ़ चुके हैं, वापस हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ये एक संरचना है प्रोकैरियोटिक सेल की, इसमें आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं है, बीच में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में इसका डीएनए क्रोमोसोम पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो यही था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन। तो हम डिटेल में नहीं लेके इसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि मैंने बताया था आपको, पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीन्स आर रिलेटिवली सिंपल, इसमें इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और इसमें स्प्लाइसिंग, 5 प्राइम कैपिंग, पॉलीडिनाइलेशन ये भी नहीं पाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चौथा बिंदु है, इसमें है prokaryotic proteins with related functions are encoded by contiguous genes regulated by a single transcription control region। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन जो कि आपस में संबंधित है, किसी एक पाथवे से संबंधित है, हालांकि प्रोटीन सब अलग अलग है लेकिन उनका कार्य लगभग आपस में लिंक्ड है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को बनाने वाले जीन्स भी एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द्वारा कंट्रोल होते हैं। समझ रहे हैं आप कि नॉर्मली क्या होता है कि यूकैरियोट्स की बात करें तो एक प्रोटीन को बनाने वाला जीन अलग है, उसको कंट्रोल करने वाले भी जो उसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो अलग रहेगी। लेकिन यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जीन एक क्लस्टर के रूप में, क्लस्टर मतलब समूह के रूप में पाए जाते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो कि प्रोटीन आपस में कोलैबोरेशन से या आपस में एक समान कार्य करते हैं। तो इस जो जीन का क्लस्टर होता है इसको हम ओपेरॉन कहते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओपेरॉन बेसिकली क्या बनाता है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाता है। मैंने आपको बताया था पूरा कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ये हम डिटेल में अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगेन हम एक डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन मतलब जीनों की अभिव्यक्ति तथा यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में दे रखा है, प्रोकैरियोटिक जीन में पहले डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से उसी समय मतलब साइमल्टेनियसली क्या बनना शुरू हो गया, प्रोटीन। आप देख रहे हैं राइबोसोम अटैच हो गया, राइबोसोम अटैच करके इसका ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में आप देख रहे हैं इसमें एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। सबसे पहले डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, फिर आरएनए से इंट्रॉन का रिमूवल होता है जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसके बाद में 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम मेथिलाइजेशन होता है।
इसके बाद में इसको ये जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, जहाँ की इसका ट्रांसलेशन होता है। मतलब दोनों में अंतर आप क्लियरली डायग्राम द्वारा समझ पा रहे हैं कि दोनों में बहुत अंतर होता है। आगे जो मैंने आपको बताया था मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो पहले प्रोकैरियोटिक जीन बताया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 3 जीन बताए गए हैं, कोडिंग रीजन जिसको बोला गया है, ये 3 जीन मिलके एक एमआरएनए बनाते हैं, और ये एमआरएनए मिलके क्या बना रहा है, 3 प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं। यहाँ 3 जीन है ऊपर, जो कि ग्रीन और लाइट ग्रीन और ग्रीन कलर का दे रखा है। इससे आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक एमआरएनए बना है, और ये आगे चल के 3 प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, क्योंकि लिखा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक जीन एक एमआरएनए बना रहा है और एक एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि जीनों ने मिलके 3 जीन ने मिलकर एक एमआरएनए बनाया और उस एक एमआरएनए मिलके 3 प्रोटीन बनाए। अंदर समझ पा रहे हैं आप? तो यही है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब मोर देन 1 सिस्ट्रॉन, और मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब ओनली सिंगल सिस्ट्रॉन। जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना। जैसे जिस प्रकार से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं बात करके या इशारे करके या किसी भी फॉर्म में, लेकिन जीन अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वह अभिव्यक्त करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा, अनुलेखन और अनुवादन द्वारा। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रकार से जीन अभिव्यक्त होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जीनों की अभिव्यक्ति को रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों है। जीनों की अभिव्यक्ति को रेगुलेट करने की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में वो सारे जीन्स विद्यमान होते हैं जिनके उत्पाद की आवश्यकता उसको जीवन काल में कभी न कभी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम ठंड में जाएंगे तो हमें हमारी बॉडी का अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएगी, हम गर्मी में रहेंगे तो अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएगी। इस प्रकार बहुत सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन वो सारे प्रोटीन एक साथ तो नहीं बनते। हमें जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह प्रोटीन हमारा शरीर बनाता रहता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जबकि जो जीन्स है, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो जैसे मसल्स हैं, तो मसल्स की जो सेल्स होती है वो अलग प्रकार के प्रोटीन बनाती है, जबकि डीएनए तो सबका समान ही है, जीन सबके समान है। इसका कारण क्या है? अभिव्यक्ति। जहाँ पे जिस उत्पाद की आवश्यकता होती है, उत्पाद क्या है? प्रोटीन, वहाँ पे उसी प्रकार के जीन अभिव्यक्त होते हैं। इसका मतलब जिन जीनों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है वो जीन स्विच ऑन हो जाते हैं, और जिन जीन्स की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है वो जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार के डीएनए जो हमारे पूरे शरीर में मिलता है, हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बना पाते हैं। तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है। प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम पढ़ें तो पहले हम देख रहे हैं कि यह सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें से लिखा है प्रमोटर। प्रमोटर एक प्रकार का जीन होता है जिसपे कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाउंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन का कार्य करता है, तो वह प्रमोटर पे बाउंड होता है। देन है सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2, सिस्ट्रॉन 3। सिस्ट्रॉन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिस्ट्रॉन वो जीन होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब जो वास्तविकता में प्रोटीन का, प्रमोटर कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। प्रमोटर का कार्य होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करना, लेकिन जो एक्चुअल में प्रोटीन का निर्माण करते हैं वह कौन होते हैं? सिस्ट्रॉन। तो यहाँ सिस्ट्रॉन 1, 2, 3, तो इसके आप स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, इसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स हैं। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं एमआरएनए बन गया जिसके 5 प्राइम और 3 प्राइम। ये एक एमआरएनए, क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन बनाएगा। तो और ये तीनों प्रोटीन फिर साइटोप्लाज्म में जाएंगे, साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो अलग कंपार्टमेंटेशन नहीं होता, और ये साथ में प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा आरएनए के साथ। अब हम आते हैं रेगुलेशन कि किस प्रकार से ये जीनों की अभिव्यक्ति रेगुलेट होती है। तो बेसिकली जो रेगुलेशन होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि अगर आपने ध्यान से समझा है तो आपको सब समझ में आएगा, और अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल रहेगा और याद कर पाना मुश्किल रहेगा। तो मैं बहुत सरलता से आपको कुछ 1-2 पंक्ति में इसको समझाऊँगी, तो प्लीज़ ध्यान से समझें। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल।
नेगेटिव का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर नेगेटिव रेगुलेशन है तो कोई ना कोई रिप्रेशर प्रोटीन या संदमक प्रोटीन इंक्लूड है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक से हम संबंध कर सकते हैं किसका, रिप्रेशर प्रोटीन का या फिर संदमक प्रोटीन का। तो यदि किसी जीन रेगुलेशन में कोई रिप्रेशर इंक्लूड है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इसका उदाहरण है लैकोपेरोन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। इसी प्रकार से इसका अपोजिट पॉजिटिव रेगुलेशन, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो पॉजिटिव प्रोटीन है एक्टिवेटर। रिप्रेसर की जगह अगर एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो इतना आपको बस सिर्फ 2 शब्दों से आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। नेगेटिव में रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जबकि पॉजिटिव में एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। पॉजिटिव रेगुलेशन में मैंने आपको बताया था एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। एक चीज़ और है कि प्रमोटर का एक भाग होता है ऑपरेटर, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ऑपरेटर पे आके जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो बाउंड होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो सकता है, एक्टिवेटर भी हो सकता है, रिप्रेशर भी हो सकता है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्योंकि यह एक्टिवेटर होता है तो यदि एक्टिवेटर ऑपरेटर पे बाउंड हुआ है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन यदि एक्टिवेटर ऑपरेटर पे बाउंड नहीं हुआ है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। एक्टिवेटर मतलब एक्टिव करने वाला प्रोटीन यदि ऑपरेटर पे बाउंड नहीं है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन हम बात करें नेगेटिव रेगुलेशन का तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रिप्रेशर प्रोटीन, मैंने आपको बताया था नेगेटिव में रिप्रेशर प्रोटीन इन्वॉल्व है, यह भी ऑपरेटर पे बाउंड होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि संदमक करने वाला प्रोटीन ऑपरेटर पे बाउंड हो गया इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और यदि रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाउंड नहीं हुआ तो फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। सिंपल है। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन समझ सकते हैं। आगे हम जो स्टार्ट करेंगे वो है ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से और ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले। ओपेरॉन कंसेप्ट सबसे पहले बताया था जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। इन्होंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जीन्स एक समूह के रूप में या क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं तथा आपस में मिलजुल के एक जो उनका उत्पाद है प्रोटीन को बनाने को कंट्रोल भी करते हैं और प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। ओपेरॉन वर्ड जो आया है वो आया है ओपेरा से। ओपेरा एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ बज के एक बहुत मेलोडियस धुन बनाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारे जीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक उत्पाद बनाते हैं तथा उसके उत्पादन का रेगुलेशन भी करते हैं। तो इसलिए ये ओपेरॉन वर्ड आया है। तो कुल मिला के ये है कि ओपेरॉन इज़ अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप मतलब आपस में सामंजस्य से कार्य करने वाले जीनों का समूह विच आर ऑल ट्रांसक्राइब टुगेदर एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे एज अ यूनिट। जो सभी एक साथ में ट्रांसक्राइब होते हैं मतलब अनुलेखित होते हैं तथा एक पर्टिकुलर मेटाबॉलाइट पाथवे को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में रेगुलेट करते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें ओपेरॉन का तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जीन होते हैं, इसमें 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं पहला जीन है, अगर हम राइट साइड से शुरू करें, स्ट्रक्चरल जीन हम देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि जो वास्तव में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं तो एक से अधिक कितने भी जीन हो सकते हैं। इसमें ABCD 4 जीन बताए गए हैं आपको। तो ये है स्ट्रक्चरल जीन जो वास्तविकता में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देन है ऑपरेटर मैंने बताया था कि इस पर रेगुलेटरी प्रोटीन आके बाउंड करता है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो सकता है, यह रिप्रेसर भी हो सकता है और यह एक्टिवेटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि रेगुलेशन किस प्रकार का है। प्रमोटर वह भाग होता है जीन पे जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाउंड करता है। देन यहाँ लिखा है रेगुलेटरी जीन, चौथा नंबर। इसका मतलब ये होता है कि ये उस रेगुलेटरी प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि इस ओपेरॉन को कंट्रोल करेगा। पहली बात तो ये है कि प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन क्लस्टर्ड होते हैं मतलब एक साथ में होते हैं, लेकिन रेगुलेटरी जीन उससे दूर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटरी जीन उसको रेगुलेट तो करता है लेकिन ये उससे दूर पाया जाता है। तो रेगुलेटरी जीन उस रेगुलेटरी प्रोटीन या मतलब कौन है, एक्टिवेटर या रिप्रेसर का निर्माण करेगा जो कि आगे चल के इस ओपेरॉन को कंट्रोल करेगा। तो इतना समझ में आया आपको। तो ये 4 प्रकार के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं एक ओपेरॉन के अंदर। आप इस डायग्राम द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।
यही चीज़ मैंने आगे आपको परिभाषा के रूप में बताई है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक ओपेरॉन के। पहला है स्ट्रक्चरल जीन्स दैट आर रिलेटेड एंड यूज्ड इन अ बायोकेमिकल पाथवे। एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे में जो जीन्स आपस में संबंधित है और ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि एक बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। प्रमोटर, जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाउंड कहाँ करता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होगी। ऑपरेटर, जहाँ पे कि रिप्रेसर प्रोटीन या फिर एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करेगा। देन रेगुलेटरी जीन जो कि रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। अब रिप्रेसर्स क्या होते हैं कि रिप्रेसर किस प्रकार से एक जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो रिप्रेसर आर प्रोटीन्स, बेसिकली ये होते क्या हैं, प्रोटीन होते हैं। आप देखिए इसमें एक रेड कलर का जो बता रखा है आप देख रहे हैं, जिसमें एक एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट मतलब इसमें जैसे लॉक एंड की वाला सिस्टम होता है कि दोनों आपस में चिपक के अपना कुछ नया स्वरूप बताते हैं, तो उसी प्रकार से ये है कि जैसे ही इंड्यूसर, अब इंड्यूसर कुछ भी हो सकता है, ये एक्टिवेटर मतलब जो भी इंड्यूसर है वह आके रेगुलेटरी प्रोटीन पे बाउंड करता है, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इनएक्टिव हो जाता है। इस कारण ये यहाँ पे आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और किस प्रकार से एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होता है। तो 2 प्रकार, अगर हम सिंपल फॉर्म में बात करें तो यह जो रिप्रेसर है यह एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, मतलब इसमें एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे कोई इंड्यूसर या फिर कोई को रिप्रेसर आके बाइंड कर सकता है। इंड्यूसर आपको नाम से पता लग रहा है कि इंड्यूसर मतलब कुछ ऐसा होगा जो कि इस जीन की अभिव्यक्ति को इंड्यूस करेगा। अगर जीन की अभिव्यक्ति को इंड्यूस करेगा मतलब इसको जो इसका रिप्रेसर है इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कि अगर रिप्रेसर जाएगा तो जीन की अभिव्यक्ति कैसे इंड्यूस होगी। तो इंड्यूसर क्या करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन पे जाके बाइंड करता है और उसको रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, जिससे कि जीन की अभिव्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वह चलती रहती है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, रिप्रेसर खुद इनएक्टिव होता है तो इसको एक्टिव करने के लिए को रिप्रेसर की आवश्यकता होती है। ये हम सब आगे डिटेल में समझेंगे। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि रिप्रेसर ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिस पे कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इनका शेप चेंज होता है तथा इनका कार्य भी चेंज हो जाता है। ओपेरॉन के हम टाइप्स की बात करें तो 2 प्रकार के ओपेरॉन होते हैं। पहला होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन आप इसके नाम से समझ सकते हैं, इंड्यूस करने योग्य ओपेरॉन। इंड्यूसिबल मतलब जिसको प्रेरित किया जा सकता है। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि प्रेरित किसको किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी बंद है, जो कि स्टॉप है, उसी को हम प्रेरित कर सकते हैं। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब जो सामान्यतया बंद रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल आता है वह इंड्यूस किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जो कि है लैक ओपेरॉन। हम जब आगे इसको डिटेल में समझेंगे तो आप ये सब टर्म समझ पाएंगे कि इंड्यूसिबल क्यों कहा है इसे। दूसरा है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल मतलब संदमक करने योग्य ओपेरॉन। संदमक करने योग्य कौन सा होगा, जो ऑलरेडी एक्टिव होगा, और जो ऑलरेडी एक्टिव होगा इसका मतलब उस पर कोई रिप्रेसर प्रोटीन फिलहाल बाउंड नहीं है, इसलिए वो एक्टिव है। तो संदमक करने योग्य जो कि सामान्यतः तो ऑन रहता है, लेकिन किसी कारणवश उसको ऑफ करना है हमें, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इसका उदाहरण है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि द इंड्यूसिबल ओपेरॉन में क्या है, द मॉड्यूलेटर इंटरेक्ट्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन सच दैट इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। अब क्योंकि यहाँ पे ये इंड्यूसिबल है मतलब प्रेरित करने योग्य है हमेशा, तो इसमें क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि जो उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जो बाउंड होने वाला था मॉड्यूलेटर, उसने उससे बाउंड हो गया है और उसको इनएक्टिव कर दिया है। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूलेटर को हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में क्योंकि यह दबा हुआ है, संदमित है, इसका मतलब जो इसका रिप्रेसर है वह एक्टिव है, वह ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब मॉड्यूलेटर एक को रिप्रेसर है जिसने कि उसको एक्टिव कर रखा है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि लैक ऑपेरॉन क्या होता है और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन होता है। लेकिन आपको ये 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिमाग में समझने हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्या होता है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन क्या होता है। इनको यदि आप समझ लेंगे तो आगे आपको किसी भी प्रकार का रेगुलेशन समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।